नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के आज के इस विशेष अंक में दर्शकों आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दूरदर्शन उत्तराखंड की एक कोशिश रही है कि वे समाज के लिए किस तरह उपयोगी हो सकते हैं, उस पर चर्चा करके आगे के लिए वो अपना एक रोल मॉडल के रूप में उन सिद्धांतों के ऊपर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और इस विषय पर आज दूरदर्शन उत्तराखंड के इस विशेष कार्यक्रम के लिए हमने आमंत्रित किया है कर्नल ललित चमोला, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। कर्नल चमोला, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद योगेश, धन्यवाद। कर्नल चमोला एक रक्षा विशेषज्ञ, रक्षा एनालिस्ट, पराक्रमी योद्धा, मोटिवेटर और साथ में युवाओं के लिए वे प्रेरणा स्रोत भी रहे और उनके मेंटोर भी रहे हैं। तो कर्नल चमोला, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा है, गांव, कहाँ से आप आते हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे कैसे हुई? मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को आप लोगों ने ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर के अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। मैं मूलतः उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पाबो ब्लॉक में पीपली गांव का रहने वाला हूँ जी। मेरा जो गांव है वो मूलतः चमोली जो लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो आते हैं वहाँ से। तो पारंपरिक तौर के ऊपर सारे के सारे जो हैं वो ब्राह्मण थे, खेती बाड़ी। लेकिन दादा परदादा लोग जो हैं वो क्या करते थे, पंडित का काम और साथ में वैद का काम जो उनका था जी। उस परंपरा को मेरे पिता जो हैं ने तोड़ा। वो मिसमोर इंटर कॉलेज से स्कूल से उन्होंने अपनी 10वीं पास की पौड़ी से। जी जी जी। उसके बाद वो कुछ दिनों उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। अच्छा। और उसके बाद फिर वो सेना में आ गए और सैनिक के तौर पे आए। मेहनत के कारण वो फिर एक अधिकारी बने। मेरे परिवार में मेरे 3 भाई हैं, हम 2 सेना में अधिकारी हैं और एक मेरा भाई सिविल सर्विस में थे जो रिटायर हुए हैं जी। और मेरी बहन जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स की बेंगलोर में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जी। और मेरी अपनी जो पत्नी है वो लेखन में रखती हैं रुचि और साथ में पढ़ाती भी हैं। बच्चे भी आर्मी में? हाँ जी, हाँ जी। मेरे दो बच्चे हैं। मेरी बेटी आर्मी ऑफिसर हैं और मेरा जो बेटा है वो इस समय पे सुप्रीम कोर्ट में जो है लॉ का काम करता है। कर्नल चमोला, कुछ आपकी अब शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ और किन परिस्थिति में आपकी शिक्षा? देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है योगेश जी अपने गांव में हुई। तो मैंने अपनी प्राइमरी की शिक्षा पीपली गांव में पढ़ी। उसके बाद मेरे पिताजी जो हैं मेरे को ले गए जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई, क्योंकि वो सेना में थे। तो पठानकोट, डलहौजी, रुड़की, मेरठ, इन सब जगहों के ऊपर मेरी पढ़ाई हुई। और मूलतः मैंने ज़्यादातर समय जो है वो रुड़की में जो है वहाँ से मैंने अपनी 11वीं की शिक्षा वहाँ से प्राप्त की। शिक्षा के बाद फिर हम मेरठ में आ गए जहाँ पर मैंने कॉलेज किया। कॉलेज करते करते जो है हम सेना के लिए सेलेक्ट हो गए और फिर मैं भारतीय सैन्य अकेडमी में आया और फिर 1979 के अंदर मैं जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे भारतीय सेना में मराठा लाइट इन्फेंट्री जो इन्फेंट्री यूनिट है उसमें जो है वो कमीशन हो गया था। कर्नल साहब, ये आपका एक प्रारंभिक जीवन था यहाँ तक। मैं आपके बायोग्राफी में देख रहा था जी हाँ कि आपकी जो विशेषज्ञता वो एमफिल है जी हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर है। जी हाँ। आपने मास्कॉम भी किया है। जी हाँ। ये सब सेना में एक साथ, क्या इनकी उपयोगिता रही, किस तरह की रही, किस तरह बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि सेना में जाते समय हमने सोचा था कि पढ़ाई नहीं है, पर मैं आपको बताऊं जितना सेना आपको पढ़ाती है उतना शायद कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ाता। सेना में हमारे बहुत सारे इंटरनल कोर्सेज तो होते ही हैं जिसमें आप यदि पारंगत हैं तभी जाके आपको प्रमोशन मिलते हैं। ओके। तो वो तो हम करते रहे और कुछ मेहनत की और कुछ ईश्वर का आशीर्वाद था कि हमने उसमें अच्छा किया। और स्टाफ कॉलेज करने के बाद फिर हम लेकिन पढ़ाई में मेरा बहुत शौक था। मुझे आर्मी में रहते हुए भी मैं लिखने में और पढ़ने में बहुत शौक रखता था। जब भी मेरे को समय मिला तो मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और फिर जब मैंने स्टाफ कॉलेज किया तो वहाँ से मुझे MSc स्ट्रैटेजिक डिफेंस की जो है डिग्री मिल गई जी। फिर मैंने कहा और पढ़ा जाए। तो फिर क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर
और जियो पॉलिटिक्स के अंदर मेरा इंटरेस्ट था। तो साथ में फिर मैंने एमफिल करना शुरू किया नक्सलिज्म में, नक्सल जी, जो नक्सलवाद भारत का है जी, जी। उसमें मैंने किया, और मैं पीएचडी की स्टडीज भी उसी में कर रहा था। और साथ ही में फिर मेरे को मास कम्युनिकेशन जो है, जी, बिल्कुल। क्योंकि मेरे को मीडिया से स्पेशल लगाव है, तो उस मास कम्युनिकेशन की मैंने पढ़ाई की। तो फिर मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया और एमफिल भी किया। पीएचडी कर रहा था लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। इस एजुकेशन का कहीं सेना में भी कहीं उपयोग हुआ, जी हाँ। मास कॉम का या मास कॉम का ये हुआ कि मुझे आर्मी के अंदर बहुत जगह पे गुरु का यानी इंस्ट्रक्टर का काम किया। और जब मैं नए बनने वाले अधिकारियों को, जो कमांड करने वाले थे, उनको पढ़ाता था, तो मास कम्युनिकेशन अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर कैसे बनना है, इसमें मास कम्युनिकेशन में मेरा बहुत साथ दिया। मतलब इसका कुल मिला के उपयोग हुआ सेना बिल्कुल में। उपयोग हुआ, बिल्कुल उपयोग, बहुत अच्छा उपयोग हुआ। हाँ जी। अच्छा, मैं कर्नल चमोला जब आपका पूरा जीवन देखता हूँ जी हाँ। तो बड़ा प्रेरणादायक रहा है। आप सबसे पहले एक योद्धा के रूप में लोग जानते हैं आपको, एक पराक्रमी योद्धा जानते हैं, लेकिन वो जो साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी आपको जी हाँ। सेना में मानते हैं। जी ये हाँ। कैसा, किस तरह का जजमेंट करते हैं आप युवाओं में इस तरह का, या सैनिकों में, या अपने जो विद्यार्थी आपसे शिक्षा लेने आते हैं आप? योगेश, ऐसा होता है कि मैं बिहेवियरल साइंसेस का बहुत कीन स्टूडेंट रहा हूँ। जी जी, एक इंसान किस सिचुएशन में कैसे बर्ताव करता है और ये क्यों जरूरत पड़ी। मैंने देखा कि यदि सही समय पे सही क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये उसके दिमाग को पढ़ना, उसके व्यवहार को पढ़ना, उसकी क्षमताओं को जानना, जी यही साइकोलॉजी है। और मैंने क्या करता था कि मैं हर इंसान को जब पढ़ता था तो मुझे डायरी लिखने की बहुत आदत है। जी, तो मैं हर इंसान के बारे में जिसे मिलता था उसकी डायरी बना लिया करता था कि इसने ऐसे इस सिचुएशन में ऐसे एक्ट किया। और ये धीरे 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 करके मेरी एक हॉबी बन गई। फिर मैंने साइकोलॉजी की फिर पढ़ाई करनी शुरू की, और सेना ने भी मुझे जो है फिर उसमें एक कोर्स कराया जिससे कि मैं साइकोलॉजी, फिर मैंने साइकोमेट्रिक एनालिसिस का अपने आप से स्टडी किया। अच्छा, वो सेल्फ स्टडी का पार्ट था। वो सेल्फ स्टडी का पार्ट था। अब उससे फ़ायदा ये होता है कि आज जब मैं विद्यार्थियों को मिलता हूँ तो आप ये देखिए, होता क्या है कि जैसे कि इंग्लिश में हम लोग सिर्फ किसी को भी टीचर बोल देते हैं, जी, लेकिन यदि आप हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति पे जाइए तो हम सबसे पहले अध्यापक पे आते हैं, अध्यापक, फिर शिक्षक पे आते हैं। अध्यापक वो होता है जो अध्यापन कराता है। गुरुजी नहीं, गुरु, अच्छा। गुरु नहीं, अध्यापक जो है जो कि किताब से अध्यापन जो लिखा हुआ है उसी को आप पढ़ के सुना देगा। जी, शिक्षक वो है जो उसको पढ़ के एनालिसिस भी करेगा। फिर आचार्य जो है जो पढ़ाई में आचरण को भी डालता है। अच्छा, प्राचार्य जो है सदाचरण को डालता है। उसके बाद गुरु बनते हैं। गुरु वो है जो इन सब का मिश्रण लेकर के आपको अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाता है, यानी पूर्णतः आप किस लिए बने हुए हैं जी, जी। उस तरह लेके जाता है। ये गुरु बनने के लिए साइकोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है। कर्नल चमोला, ये बहुत मुझे लगता है कि एक दार्शनिक पृष्ठभूमि भी आपकी रही है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ हाँ जी। कि ब्लू स्टार ऑपरेशन, उसके बाद श्रीलंका में जो भारतीय शांति सेना मिशन में आप श्रीलंका गए, और उसके बाद कारगिल युद्ध भी आपने वहाँ पे लड़ा। जी हाँ। इन सबका ये जो गठजोड़ रहा, क्या एक्सपीरियंस रहे आपके, किस तरह का अनुभव रहा आपका? योगेश, ये आई थिंक ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि जब मैंने जिस चीज़ के लिए वर्दी पहनी थी उसको मैं पूरी तरह निभा पाया। मैं 1979 में जब कमीशन हुआ था तो मेरी पहली पोस्टिंग नागालैंड और मणिपुर में हुई। जब मैं मणिपुर में था तो मेरा जीवन का पहला एक्सपीरियंस था जहाँ पर कि मैंने पहली बार गोली सामने से आते हुए देखी। मात्र 21-22 साल की उम्र थी जी। और अपने सामने किसी इंसान को मरते हुए देखा, उसकी बॉडी को उठाकर ले जाना और रात में उसके साथ सोना। देखिए, अब होता क्या है कि उस उम्र में बच्चे जो हैं, हम माँ बाप ने जिस तरह से पाला होता है कि आप किसी डेड बॉडी को भी नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे। यहाँ आप 21-22 साल के हैं और उनके साथ डेड बॉडी के साथ आप सो पूरी रहे रात हैं। बिता रहे हैं। जी, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ के जो लोगों का जो बर्ताव था, क्योंकि ये वहाँ पर एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 39 अल्फा, तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया, पहले वो डरते थे कि बर्मा की आर्मी की लड़ाई
हिंदुस्तान फौज की जो लड़ाई से यहाँ पर हुई थी, और आईएनए का वहाँ पर बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और मैं, क्योंकि मैं आईएनए से बहुत प्रभावित था तो पढ़ता था, तो वहाँ पर से मेरी शुरू हुई। उसके बाद हम लोगों को पंजाब बॉर्डर भेज दिया गया, लेकिन फिर वही होता है कि किस्मत मेरे को फिर ले जा रही थी वहाँ पे, टेंशन बहुत था। ये वही समय था ब्लू स्टार ब्लू स्टार का, हाँ। तो 81-82 तक तो वहाँ रहे, 82 से 84 तक मैं वहाँ था, जिसमें मुझे ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो है हिस्सा लेने का मौका मिला। बहुत बड़ा कि एक जंगल वॉरफेयर हमने सीख लिया था मणिपुर नागालैंड में, यहाँ पर हम अर्बन वॉरफेयर बिल्डिंग में कैसे लड़ना है उसको कर रहे थे। वहाँ से फिर हमारी पोस्टिंग हुई हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद पहुँचते ही 1 साल के अंदर हमको श्रीलंका भेज दिया गया। तो 87 में हम श्रीलंका पहुँचे। ये लिट्टे का जो मिशन था उस समय, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका आपके एक सेना के अधिकारी के रूप में रही, जी हाँ, किस तरह की चुनौतियां थी उस युद्ध में लिट्टे के साथ और उस शांति सेना जो भारत सरकार ने भेजी थी उस समय? देखिए, जो लिट्टे का था, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, भारतीय सेना को पहली बार वहां पे भेजना। और इससे पहले भारतीय सेना को इस तरह का कभी भी एक्सपीरियंस नहीं था कि बाहर के देश में जाके, हमने शांति सेना का जरूर किया था। देखिए, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, नाम तो इसका भी शांति सेना ही रखा गया, लेकिन यहाँ पर पीस एनफोर्समेंट हो गया। देखिए, एक होता है पीस मेंटेनेंस, आप शांति दो सेनाओं के बीच में आप बैठ जाइए और ना तो इसको इससे लड़ने दीजिए। यहाँ पर आपको पीस एनफोर्समेंट हो गया, और क्योंकि वो गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत थे, इसीलिए मैंने कहा कि वो बड़ा विषम परिस्थितियां, चुनौती थी, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। शुरू में तो हम लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि हम करें क्या, लेकिन धीरे धीरे इंडियन आर्मी की तौर तरीके बहुत अच्छे हैं। इंडियन आर्मी यूनिट लेवल के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती है। तो हमारे जो लड़के थे उन लोगों ने फिर अल्टीमेटली लिट्टे को हराया, और मेरा वहाँ पर टेन्योर जुलाई 1987 से लेकर के और 1989 दिसंबर तक रहा। 2.5 साल मैं वहाँ पर रहा, और 2.5 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी। ये वहाँ था जहाँ पर मुझको अपने ही मेरे को ब्रदर थे, मतलब एक कैप्टन मुरलीधरन थे, हाँ, जो मेरी साली के हस्बैंड थे, उनकी भी वहाँ पर शहादत हुई। और ये मैंने देखा है अपने यहाँ से। तो अपने ही साथी को, परिवार के लोग को आप वीरगति प्राप्त करते हुए आप देख चुके हो, परिवार पे इसका क्या असर पड़ता है, उससे भी हमने उसको कैसे निकालना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और उसके बाद फिर मैं हर जगह पे अपने सब जवानों के घर गया जिन्होंने शहादत पाई थी, जो मार्टियर्स हुए थे, उनकी परिवारों से मिला, और आज भी उनके कांटेक्ट में हूँ। इसके बाद फिर कारगिल में भी आपकी तैनाती होती है 99 में। इसके बाद जब फिर मैं स्टाफ कॉलेज करने के लिए वेलिंगटन गया। फिर उसके बाद फिर मेरी जहाँ गलवान हुआ वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई। हाँ जी, उस इलाके में था। तो हमने 2 साल उस इलाके में निकाले, और जब मैं कमांडिंग ऑफिसर बना तो वो समय था जबकि कारगिल वॉर हुई थी। तो जो भी हमको ड्यूटी दी गई हमने वहाँ पर निभाई। उस टाइम पे कमांडिंग ऑफिसर था, ज़्यादा जिम्मेवारी थी, और वो भी सक्सेसफुली लड़े। और उसके बाद जो है हम ये होता है कि अपने जवानों को आप सुरक्षित रखते हुए अपने लक्ष्य को लेकर करें, वो लक्ष्य हमने अचीव किया, और उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। कर्नल चमोला, एक ये जो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, हम सभी जिस उत्तराखंड से आते हैं, जी हाँ, इसको मार्शल रेस भी कहा ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश में। जी हाँ। लेकिन कुछ समय से देखने में आया कि सेना के प्रति जो रुझान कम हो रहा है। और एक इसमें एम्स की बहुत पुरानी रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तराखंड का युवा चूंकि नशे की ओर जा रहा है, इसलिए सेना में उसका रिक्रूटमेंट कम हो रहा है। कितना सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, देखिए, मैं अब गाँव से बहुत जुड़ा हुआ आदमी हूँ। जी बिल्कुल। मैं अभी भी क्योंकि इस समय पे मैं ट्रेनिंग के क्षेत्र में आ गया हूँ रिटायरमेंट के बाद में, तो बहुत सारे गाँवों से, संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज भी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैं अग्निवीर के रिक्रूटमेंट रैली में गया था, बच्चों से मिलने के लिए, देखने के लिए। मैं ये नहीं मानता कि हमारा युवा जो है, अभी भी हमारे युवा की जो पहली पसंद है वो सेना है, क्योंकि वो सेना को कम हुआ है रिक्रूट, मतलब ये कहना है। हाँ, पसंद तो है। देखिए, कम तो इसलिए हुआ है कि बाकी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। पलायन बहुत होने से शहरों की तरफ जो लोग गए हैं, देखिए गांव में उनकी प्रेफरेंस अभी भी वही है
लेकिन जो सेना में शहरों की भर्ती तरफ हो। गए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल चुकी हैं, और क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं तो उस लिहाज से, और ये भी है कि सेना का जीवन कठिन तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कठिनाई पहले लोग झेल लिया करते थे क्योंकि गांव से आते थे। आज वो कठिनाई शायद झेलने के लिए हमारा युवा उतना तैयार नहीं है जितना वो पहले हुआ करता था, क्योंकि किसान का बेटा सेना में बहुत अच्छी तरह एडजस्ट होता था, लेकिन आज शायद ऑफिस जाने वाले बच्चों की जो है वो कंप्यूटर्स, और इसके कारण शायद वो शारीरिक परेशानी झेलने के लिए हैं, पर जोश उतना ही है। उत्तराखंड का बच्चा अभी भी सैनिक बनना चाहता है। कर्नल चमोला, आपको क्या नहीं लगता कि इस तरह का जो कमी देख रहे हैं उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत एडवांस टेक्निक आ गई हैं? हाँ जी। और हमारे जो पहले सेना में रिक्रूटमेंट था कि बहुत कम एजुकेशन वाला भी भर्ती हो जाता था। हाँ जी। क्या वो भी एक कारण है कि अब बहुत हाईटेक हो गया है युद्ध और युद्ध शैली? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब लेने की प्रक्रिया में तो कोई चेंज नहीं है जी। देखिए, लेने की प्रक्रिया में जो हम हैं अभी भी फिजिकल फिटनेस चेक होती है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, और जो रिटन इम्तहान है वो बहुत बेसिक तरीके का है, जो 10वीं क्लास तक का है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसमें साइंस बैकग्राउंड अब मस्ट है शायद? नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ बेसिक गणित आनी चाहिए, आपको बेसिक जनरल नॉलेज आना चाहिए, और बेसिक आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी भाषा में आप देना चाहते हैं वो आना चाहिए। बेसिक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब वो अंदर आ जाते हैं तो टेक्निकली हम सिखा देते हैं, वो हम सिखा देते हैं, ट्रेनिंग पीरियड का हिस्सा है मतलब। वो ट्रेनिंग का, और आपके भारतीय सेना में रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग और उसके बाद यूनिट में जो ट्रेनिंग होती है उसका हिस्सा है, तो उसमें हम पारंगत कर देते हैं इंसान। कर्नल चमोला, मैंने महसूस किया कि सेना में और खासकर जो नक्सलवाद के लिए जो एक मॉड्यूल तैयार किया, उसमें एक आपकी बड़ी भूमिका रही। तो क्या किस तरह का काम था वो नक्सलवाद से निपटने के लिए जो आपकी सेवाएं भारत सरकार ने ली उसमें? हाँ, देखिए मैंने कहा था कि मेरी एमफिल में कर रहा था, और जो एमफिल मैंने की और पीएचडी जो मैं कर रहा था वो नक्सलवाद के ऊपर ही थी, इंटरनल सिक्योरिटी में। मेरे को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर फिर लिखने के लिए बोला गया, उसको हमने लिखा, वो सरकार को पसंद आया, हमने उनको जो है प्रेजेंटेशन दी जी। फिर उनको बोला गया कि देखिए हमारा जो जब ये आया कि नक्सलवाद को कैसे टैकल किया जाए जी, तो पहले लोगों को ये था कि आर्मी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, लेकिन हमने बोला कि ब्लू स्टार का जो हमारा तजुर्बा रहा है कि हमारा सैनिक अपने ही लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाना चाहिए। देखिए सेना का एक अलग रोल है, सेना की एक अलग रेपुटेशन है, सेना का सैनिक कभी भी ये नहीं चाहेगा। अब देखिए हमारे यहाँ पर आप देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली दीजिए आप, चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या किया, उन्होंने एक ही सेंटेंस उस टाइम पर जो है वो बोला था, सीज फायर है नहीं, उन्होंने ये बोला था कि मैं अपने मेरा सैनिक मेरे देशवासियों पे गोली नहीं चलाएगा, निहत्थे लोगों को नहीं चलाएगा, वरना दूसरा जलियांवाला बाग हो जाता। दूसरा जलियांवाला बाग, ये स्पिरिट हर सैनिक के अंदर है, हर उत्तराखंड के सैनिक के अंदर ये स्पिरिट है, भारतीय सेना के हर सैनिक के अंदर स्पिरिट है। अपने लोगों के ऊपर हम गोली नहीं चलाएंगे, दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अपने सैनिक के नहीं है। तो यदि इसका काम किसका होता है? इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी काम पुलिस और सीएपीएफ का है, बीएसएफ का है, सीआरपीएफ का है, आईटीबीपी का है, इंटरनल सिक्योरिटी इन लोगों का। तो हमने क्या किया, एक डॉक्ट्रिन लिखी, हमने इनको ट्रेन किया, इनको सिखाया। शायद इस पहली बार इस तरह का काम सेना को मिला होगा। जी हाँ, हमने सेना ने सीएपीएफ के लोगों को हमने इनको ट्रेन किया, इनके ऊपर से डायरेक्शन दी, इनको बताया, पूरी तरह से परिपक्व किया, नई बटालियंस रेज की, और उसके बाद इनको फिर वहाँ पर भेजा। उसके कारण ये लोग बहुत अच्छे हुए, और आज सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जो भी वहाँ पर हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और नक्सलवाद को उन्होंने जो है ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। कर्नल चमोला, ये एक बड़ी उपलब्धि भी आपके रिकॉर्ड में, आपके कैरियर में रही है। अब चूंकि कहना कि आप एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उस तरीके से भी युवाओं को देखते हैं, कहीं लगता है कि डिसिप्लिन या अनुशासन और समय की पाबंदी, इनका भी कोई रोल जो आज के युवाओं में हमें नहीं मिल पा रहा है देखने के लिए? ये किस तरह का डिसिप्लिन परिवार के अंदर से आए या स्कूलों से आए या आना चाहिए, इसके बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए इंडिया जी यूथ पावर में दुनिया में नंबर 1 है, और यही कारण है कि हम बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं।
हमारे पास काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन मैं ये मानूंगा कि अनुशासन हमारे युवाओं में कम है, और उसकी नींव पड़ती है दो जगह से। पहली होता है आपका परिवार जी। और दूसरा पड़ता है आपका स्कूल। यदि आपका पारिवारिक वैल्यूज़ और आपके स्कूल की वैल्यूज़, देखिए आज भी मैं देखता हूँ, जैसे जब मेरे पास विद्यार्थी आते हैं, जो मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले डिसिप्लिन के लिए कहता हूँ। कैसे कि आप सवेरे जल्दी उठेंगे, अपना बिस्तर खुद बनाएंगे, अपना कमरा खुद साफ करेंगे, अपना बाथरूम खुद साफ करेंगे, एक्सरसाइज जरूर करेंगे, और जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस धर्म के आप पूजा या पाठ जरूर कीजिए, जरूर करें, क्योंकि आपको फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनना जरूरी है। अब हमने क्या किया है, हमने अपने परिवार और स्कूल को मिक्स कर दिया है। मिक्स कर दिया। हम ये कहते हैं कि आप ये देखिए, स्कूल वाले होमवर्क दे देते हैं, कहते हैं परिवार करवाएगा, और परिवार कहता है वो करें। देखिए माँ बाप जो होते हैं उनका रोल अलग है, अध्यापक का रोल अलग है। माँ बाप जो अपने बच्चों से चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ें, अच्छा करें, और उनसे एक स्टेप आगे लेके जाएं। बिल्कुल। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ बाप हर बच्चे से वो उनको रेस्पेक्ट दें, जबकि टीचर ओबीडियंस चाहता है। टीचर माँ बाप चाहते हैं कि ये परिवार को जोड़ के रखे, जबकि टीचर चाहता है कि ये आदमी डिसिप्लिन में रहे। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा जो है इमोशनली उनसे अटैच रहे, जबकि टीचर चाहते हैं कि ये स्कूल की प्रगति में इन स्कूल को आगे लेके किसी टीम का हिस्सा बने, स्कूल का वो हो। जब दोनों के रोल अलग हैं तो हमने मिक्स क्यों किया है? और जब ये हमने मिक्स किया है तो बच्चा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो माँ बाप टीचर बन गए हैं और टीचर माँ बाप का रोल करने लग गए हैं। इसमें आप ये देखते हैं कि कई बहुत बड़ी भूमिका पेरेंट्स का भी कोई लैग जो दिखाई देता है स्टूडेंट में, जो संवाद की कमी या कम्युनिकेशन गैप के हैं, इन दो पीढ़ियों का अंतर। दो पीढ़ियों का अंतर, साथ में संस्कारों की कमी। मैं ये मानता हूं कि संस्कारों की कमी है जी, क्योंकि संस्कार हमारे मिक्सअप हो गए हैं जी। तो संस्कारों की यदि हमें वापस अपने संस्कारों को लेकर के आ जाएं, हमारा देश सनातनी देश है, सनातन के संस्कार यदि में आएंगे, जैसा भी हो, हम कोई धर्म नहीं देखते, हम कोई जाति नहीं देखते, हम देखते हैं कि सनातन संस्कृति में आपको गुरु का जो आदर है और जो माता पिता का आदर है, वो दोनों आदर हैं लेकिन अलग अलग है। इसको पहचानने की बहुत ज़रूरत है। इसमें भी मतलब विचार करना चाहिए पेरेंट्स को भी और इस पीढ़ी को भी, बिल्कुल, बच्चों के भी, और ये संवाद होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ताकि बेटरमेंट के लिए या सोसाइटी में उसके परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत जरूरी। कर्नल चमुल्ला, जब आप अवकाश प्राप्त होने के बाद देहरादून में आ गए और आपने अपनी एकेडमी भी शुरू की, किस किस तरीके के कोर्सेज आप संचालित करते हैं, और क्या इसमें ऐसी गुंजाइश होती है कि जो समाज का वंचित समुदाय है उसके लोगों को भी हो सकता है वो इतने एफोर्ड न कर पाएँ, तो उन सारे कोर्सेज और उसका अचीवमेंट अभी अगर आपसे कहें कि बहुत कम शब्दों में बताना चाहें, किस तरीके का काम रहा? और देखिए सेवानिवृत्ति के बाद मैंने ये सोचा कि मैं समाज को वापस क्या दे सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि 20-25 साल तक हम सिर्फ माँ बाप से लेते हैं, 25 साल से 60 साल तक हम सिर्फ समाज से लेते हैं। अब समय था मुझे माँ बाप समाज को कुछ वापस देने का, और मैंने कहा शिक्षा से बेहतर कोई नहीं है। मैं यहाँ पर बच्चों को जो तैयार करता हूँ वो सेना में ऑफिसर बनने के लिए, सेना में जो हैं BSF, CRPF, IPS, इन लोगों के ऑफिसर बनने के लिए, उनके जो है जवान जो होते हैं उनको बनने के लिए, साथ में छोटे बच्चों को हम RIMC और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। लेकिन सबसे जो है कि मैं साइकोलॉजिकल और साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू उनका एप्टीट्यूड देखता हूँ कि आप बने किस लिए हैं। और जहाँ तक समाज को सेवा का, मैंने अपनी फीस स्ट्रक्चर इतना कम रखा है, गरीब बच्चों को मेरी क्लास में 1/3 बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं, फ्री पढ़ते हैं। यदि मेरे पास 10 बच्चे होंगे तो उसमें 3 या 4 बच्चे जो हैं जो गरीब परिवार के हैं उनको मैं फ्री पढ़ाता हूँ, और बाकियों को मैं इतनी कम फीस लेता हूँ कि क्योंकि मुझको पैसा नहीं कमाना है, मुझे इन लोगों की ज़िंदगी में एक डायरेक्शन देनी है। जो मैंने समाज से लिया है उसको समाज को मुझे वापस करना है, और यही मेरा उद्देश्य है। इसमें साथ पैरामिलिट्री और पुलिस और अदर सर्विस के भी तैयारी करवाते हैं? सभी सर्विस की तैयारी करवाते हैं। देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यदि आपको 3 चीज़ें स्ट्रांग हैं, आपका जनरल नॉलेज, आपकी रीजनिंग एबिलिटी
और आज के ज़माने में इंग्लिश। यदि आपकी ये 3 चीज़ें आपकी स्ट्रांग हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और दूसरा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो अगर हाँ ये है तो मैं इन चारों चीज़ों को फोकस करता हूँ। और मेरे रिजल्ट्स, इनकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से अभी तक हम लगभग 300 से 350 ऑफिसर बना पाए हैं, तीनों सेनाओं में प्लस पुलिस में, और 1100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नौकरी पा चुके हैं, चाहे वो लोअर लेवल की नौकरी हो या फिर अपना स्वरोजगार हो। और तब आप लगे 1100 से 1200 लोग इस टाइम पे पिछले 9 साल से जो मैं कर रहा हूँ उसमें जो है अपना जीवन यापन तो कर ही रहे हैं, साथ ही में जो है अपने परिवार और समाज का में भी जो है योगदान दे रहे हैं। जी, ये कुल मिला के जो ये यात्रा रही आपकी, जो आज के नए बच्चे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आप में आ रहे हैं, इनमें बेसिक किस चीज़ की कभी लेक लगता है आपको कि जो अभी जिस पे कि फोकस किया जाना चाहिए इनके पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम? योगेश, मैं नहीं मानता कि इनके अंदर कमी है। मैं ये मानता हूँ नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से अच्छी होती है, इनमें कमी नहीं है। इनमें संस्कार डालने जरूरी हैं और डिसिप्लिन डालना जरूरी है, वरना ये लोग बहुत अच्छे हैं, जानकार हैं, देश के प्रति कमिटेड हैं। इनको यदि हम संस्कारी बना सकें, यदि हम इनको अनुशासित बना सकें तो ये देश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है अगली पीढ़ी हमसे ज़्यादा अच्छा काम करेगी। डॉक्टर सिमोला, बहुत इस वार्ता में समय का भी पता नहीं चला, पर समय की भी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत तो धन्यवाद। दर्शकों, ये थी हमारी आज की बातचीत और कर्नल चमोला ने जिस तरीके से हमें बताया, हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आएगा और दर्शकों से उम्मीद है कि अपनी प्रतिक्रिया से भी हमें अवगत कराएं। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।